Hello dear bankers, welcome back to EduTap under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहां पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे हैं. हमारा आज का टॉपिक रहेगा रोल ऑफ ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से रिलेटेड. टाइप्स ऑफ ऑडिट पे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली पूछा जाता है. बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव प्रिपेयर्ड अ डॉक्यूमेंट. इस डॉक्यूमेंट में 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड है. इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनाइए. लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जहां पर आपको मैच करना था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ, जहां पर आपको ड्रॉर, ड्रॉई, पेई और एक्सेप्टेंस का मीनिंग जो है उसके साथ उसे मैच करना था. तो ड्रॉर कौन है? ड्रॉर वो पर्सन है जो बिल को ड्रॉ कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास सेकंड ऑप्शन. ड्रॉई कौन है? जो पर्सन बिल को एक्सेप्ट कर रहा है. पेई जो जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है, और एक्सेप्टेंस क्या है? साइनिंग बाय द ड्रॉर. तो इस तरीके से आपका कुछ मैच हो जाएगा. आपका ऑप्शन ए इसके लिए सुटेबल आंसर रहेगा. टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो ऑडिट क्या है? अगर हम सीएजी की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ऑडिट, देखिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, है ना. जब बिजनेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्यूरेसी चेक करना भी जरूरी है ना, कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बनाई भी गई हैं या नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट्स का यूज किया गया है या नहीं. उसके बाद उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है नहीं. तो इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए ऑडिटिंग की जाती है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द रिलेटेड पार्टीज. ठीक है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर्स चेक करते हैं और उनको चेक करने के बाद ही वो स्टेटमेंट्स, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को इशू होती है. सो सीएजी क्या कहता है कि ऑडिट क्या है? ऑडिट एक फाइनेंशियल कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्रॉड्स को रिड्यूस कर रहा है, जो कि ये देख रहा है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो प्रेजेंटेशन है, फैक्ट्स की जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रू है या नहीं है. आपने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड की हुई है, आपने कोई फ्रॉडलेंट, अनएम्बिगुअस इंफॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड की हुई है, और आपके जो भी फंड्स, यानी इन्वेस्टर्स के जो भी फंड्स किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, उन फंड्स का सही से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो ऑडिटिंग का प्रोसेस जो पर्सन कर रहा है, जो एजेंसी कर रही है, उससे क्या बोला जाता है? उससे बोला जाता है ऑडिटर. क्लियर? जो हमारा कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 10 है वो बताता है कि ऑडिटिंग से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में. उसमें मेंशन्ड है क्लियरली कि ऑडिटर्स किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे. ऑडिटर्स को अगर रिजाइन करना है तो उसका क्या जो है एक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है ऑडिटर होने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ऑडिटर बनाने के लिए, कितना रेम्यूनरेशन होगा ऑडिटर्स का, क्या उनकी पावर्स होंगी, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी. सारी की सारी इंफॉर्मेशन चैप्टर 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड है. और कंपनीज एक्ट ऑडिटिंग को कंपनीज के लिए मैंडेटरी करता है. वो कहता है कंपनीज एक्ट की हर कंपनी को अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा. इट इज अ कंपल्शन, कंपल्सरी सिचुएशन है. क्लियर? लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ऑडिटिंग का मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना नहीं है. ऐसा नहीं है कि ऑडिटर आपकी कैलकुलेशन चेक करेगा कि आपने प्लस ठीक से किया या नहीं किया, माइनस ठीक से किया या नहीं किया. ऐसा नहीं है. ऑडिटिंग में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड जिन्हें चेक किया जाता है. राइट? सो ऑडिट में क्या होगा कि आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक एग्जामिनेशन होगा. उसमें ऑडिटर जब उस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कर देगा, चेक कर देगा, तो ऑडिटिंग के बाद ऑडिटर कंफर्म करता है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया है या जो बैलेंस शीट आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, दे आर शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू. उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज ट्रू, और उनको उनका जो प्रेजेंटेशन पैटर्न है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, यहाँ पर सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के ऊपर एम्फेसिस नहीं है, ओवरऑल रिलायबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही बनी भी है या नहीं बनी है, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है, आज के टाइम पे कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज किया जाता है बिकॉज सिंगल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस को चेक करना इज अ टीडियस प्रोसेस. तो ये जो कैट्स है, कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स, इनकी हेल्प से थोड़ा सा क्विक कैलकुलेशन चेकिंग हो जाती है.
ठीक है। और आपके जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एरर्स फ्रॉड्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है थ्रू ऑडिटिंग। और अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इस चीज़ का मेंशन कर दे तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को दोबारा से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि ऑडिटर से उन्हें एक फेयर अप्रूवल मिल सके। सो ऑडिट जो है, जब ऑडिट किया जाता है बाय एन ऑडिटर, तो ऑडिटर सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे सकता है, अपनी एक राय दे सकता है। जो भी एक्सप्लेनेशन, जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर को प्रोवाइड करा रहा है, ऑडिटर को उसी एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, उसे सच मानकर चलना पड़ेगा। तो ऑडिटर जो है वो सिर्फ अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने चेक किए उसके ऊपर एक अपनी राय, अपना ओपिनियन दे सकता है। तो वही राय, वही ओपिनियन ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करता है। अब बात करते हैं बैंक ऑडिट की। तो जिस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक की जाती हैं, उसी सेम तरीके से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक की चेक की जाएंगी, वहाँ पर बैंक ऑडिट उसको कहा जाएगा, है ना। जहाँ पर बैंक की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक की सर्विसेज, बैंक के प्रोसेसेस जो बैंक अडॉप्ट करता है, उनको जब चेक किया जाएगा तो दैट इज नोन एज अ बैंक ऑडिट। बैंक ऑडिट हमारे पास 3 टाइप्स का है, कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट। तीनों ऑडिट्स को हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्करेंट ऑडिट की। देखिए, मान लीजिए कोई एक फ्रॉड है जो कि जनवरी में हुआ और मार्च में ऑडिटिंग हुई, तो मार्च में उस फ्रॉड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। क्या ये टाइम गैप बहुत लंबा नहीं हो गया? ऐसे तो फ्रॉड जो है वो डबल ट्रिपल एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएंगे, है ना। और क्योंकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इसी गैप को, इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट पीरियड ऑडिट किया जाता है। यानी कि ट्रांजैक्शन जब हुई और ट्रांजैक्शंस को जब चेक किया गया, उन दोनों के बीच में गैप बहुत कम होता है उसकी ट्रांजैक्शन की हैपनिंग में और ट्रांजैक्शन की चेकिंग में, तो दैट ऑडिट इज नोन एज कॉन्करेंट ऑडिट। ठीक है। तो कॉन्करेंट ऑडिट क्या है? एक ऐसा कॉन्टिन्यूअस ऑडिट है जो कि ट्रांजैक्शंस, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती जाती है, ट्रांजैक्शंस के अकरेंस के साथ साथ ही ऑडिट जो है वो किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर ट्रांजैक्शन आज हुई है तो ऑलमोस्ट इमीडिएटली उस ट्रांजैक्शन को एग्जामिन, उस ट्रांजैक्शन को चेक कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्रांच के फंक्शंस की लाइव मॉनिटरिंग, लाइव चेकिंग जो है, दैट इज डन अंडर कॉन्करेंट ऑडिट। लाइव मॉनिटरिंग होती है आपकी ब्रांच की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है, यहाँ ट्रांजैक्शंस की। तो जो हमारे कॉन्करेंट ऑडिट है, किन चीज़ों पर फोकस कर रहा है कि जो आपकी बैंक की डेली ट्रांजैक्शंस हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है, रिस्क एरियाज के ऊपर खास ध्यान रखा जा रहा है। और यूजुअली मंथली बेसिस पर कॉन्करेंट ऑडिट किया जाता है। थ्रू आउट द ईयर ही कॉन्करेंट ऑडिट चलता रहता है एंड इट इज़ डन बाय इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर। यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो कॉन्करेंट ऑडिट को करते हैं। तो यहाँ पर मतलब कॉन्करेंट ऑडिट को आप ऐसे नहीं कह सकते हैं दैट इट इज़ कैजुअल चेकिंग है। कैजुअल चेकिंग नहीं है, दिस इज अ रिस्क फोकस्ड एंड ट्रांजैक्शन ड्रिवन चेकिंग। ये जो चेकिंग है, दिस इज रिस्क फोकस्ड एंड ट्रांजैक्शंस ड्रिवन, क्योंकि की ट्रांजैक्शंस को चेक किया जा रहा है, रिस्क को रिड्यूस किया जा रहा है, जो भी हमारे फ्रॉड्स होने के रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें यूजुअली क्या क्या कवर किया जाता है? कैश बैलेंस एडहेरेंस कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही है, केवाईसी के नॉर्म्स ठीक से कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लोन्स को जब डिसबर्स किया गया तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की गई या नहीं की गई, रेवेन्यू लीकेजेस तो नहीं है कोई। यानी कि जहां जहां पर मनी रिस्क हाई होगा वहां वहां पर कॉन्करेंट ऑडिट प्रेजेंट होगा। और क्यों किया जा रहा है? ताकि ब्रांच ऑपरेशंस स्मूथ हो जाए और हमारा जो ब्रांच के ऊपर इंटरनल कंट्रोल है वो स्ट्रॉन्ग लेवल पर इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर बात करते हैं कुछ आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कॉन्करेंट ऑडिट से रिलेटेड। तो कॉन्करेंट ऑडिट को जो भी कॉन्करेंट ऑडिट का स्कोप है कि कितने एरिया में कॉन्करेंट ऑडिट जो है वो फैला रहेगा, कितना किन किन एस्पेक्ट्स को वो कवर करेगा, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट, HIA इसको डिसाइड करेगा। और अगर फॉरेन बैंक्स है तो वहाँ पर आपको ऑडिट कमिटी बोर्ड का अप्रूवल या फिर लोकल मैनेजमेंट कमेटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का जो भी प्रोसीजर रहेगा दैट वुड कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द बैंक कि बैंक किस तरीके से ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन
अगर कॉन्करेंट ऑडिटर्स जो हैं आउटसोर्स किए गए हैं तो उसके लिए हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट का जो सिलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट उनके जो वर्क है उनको रिव्यू करेगा। ठीक है, और जो भी स्टाफ कॉन्करेंट ऑडिट को परफॉर्म करेगा दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच से बाहर का कोई पर्सन होना चाहिए ताकि जो पर्सनल बायसनेस है वो पर्सनल बायसनेस को रिमूव किया जा सके। साथ ही साथ अगर बैंक के अपने ऑफिशियल्स कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हैं तो उस केस में दोज ऑफिशियल्स शुड बी वेल ट्रेन्ड, शुड बी सफिशिएंटली सीनियर, क्योंकि अगर जूनियर जो है पर्सन्स, जूनियर एम्प्लॉयज़ अगर बैंक का ऑडिट कर रहे हैं तो वो बड़ी ट्रांजेक्शन को, सीनियर लेवल ट्रांजेक्शन्स को करेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको ऑडिट नहीं कर पाएंगे, चेक नहीं कर पाएंगे। और कॉन्करेंट ऑडिटर्स का जो टाइम पीरियड है एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑर्डर्स का वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे 5 साल से ज़्यादा कोई भी पर्सन एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर की तरह पर अपने जो फंक्शंस हैं, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट ऑडिट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट क्या है? एक ऐसा ऑडिट जो कि बैंक का अपना स्टाफ कर रहा है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग जो भी हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी करेक्ट लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, क्योंकि कॉन्करेंट ऑडिट जो है वो आपकी ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में चेक कर रहा है, वहीं पर जो हमारा इंटरनल ऑडिट है ये इंश्योर कर रहा है कि हमारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर। तो देखिए इंटरनल ऑडिट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बैंक्स में पब्लिक की मनी डिपॉजिटेड है, पब्लिक बैंक को ट्रस्ट कर रही है ना, तो इंटरनल ऑडिट पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। फ्रॉड्स की, एरर्स की, ओमिशंस की जो है डिटेक्शन टाइम पे हो पाती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर कर चलता है। तो इट इंश्योर्स कि जो बैंक है वो एक्चुअल में आपके जो फंड्स हैं उनका एक कस्टोडियन की तरह एक्ट कर रहा है। और आफ्टर लिबरलाइजेशन जो बैंक ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट है, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली है, बिकॉज नए प्रोडक्ट्स आए, टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग आ गई, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आ गई, और कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो बढ़ते गए, जिसकी वजह से रिस्क एक्सपोजर भी बढ़ता गया, और इसीलिए इंटरनल ऑडिट जो है इट बिकेम अ कोर फंक्शन ऑफ द बैंक। रूटीन एक्टिविटी नहीं है, ये कोर फंक्शन की तरह एग्जिस्ट करने लग गया। ठीक है, एंड द इंटरनल ऑडिट इट स्ट्रेंथन्स द गवर्नेंस, द रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन द बैंक्स। बट एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो कॉन्करेंट ऑडिट है वो रियल टाइम ट्रांजेक्शन चेकिंग कर रहा है, और वहीं पर इंटरनल ऑडिट जो है इट इज़ अ सिस्टम लेवल कंट्रोल इवैल्यूएशन टेक्निक। क्लियर। तो इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड जो हमारे पास कुछ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में स्टार्ट हुआ 2002 में। इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क के तहत शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को एक्सेप्ट आरआरबीज को 2002 में रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना पड़ा। लेकिन अब जो है रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, इसका स्कोप एक्सपैंड हो चुका है। अब सारे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, चाहे उनका साइज कुछ भी हो, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज जो 5000 करोड़ या उससे ज़्यादा जिनके एसेट्स हैं उनको, और यूसीबीज जिनकी एसेट साइज 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उन्हें भी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट करना पड़ता है। फोकस कहाँ पर है इसका? फोकस है रिस्क आइडेंटिफिकेशन पर, रिस्क प्रायोरिटाइजेशन पर। ऑडिट रिसोर्सेज को उसी तरीके से एलोकेट किया जाता है रिस्क के बेसिस पर, और मटेरियल रिस्क एरियाज के ऊपर, जो ज़्यादा रिस्की एरियाज हैं उनके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है। ऑडिट कवरेज जो है इट इज़ रिस्क बेस्ड। ठीक है, रिस्क को फोकस कर कर रिस्क की मोर रिस्की एरियाज के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस और लेस रिस्की एरियाज के ऊपर कम एम्फेसिस किया जाता है। अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो इंटरनल ऑडिट जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस। जो हमारे बैंकिंग ऑपरेशंस हैं उनसे इंडिपेंडेंट रहेगा। इंटरनल ऑडिट को या इंटरनल कंट्रोल को सेपरेट इसलिए रखा गया ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट ना करे। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है कौन होगा? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक होगा।
उसके पास सभी जो बैंक के रिकॉर्ड्स हैं उसका एक्सेस होना चाहिए, सारे स्टाफ का उसके पास एक्सेस होना चाहिए, और कोई भी बिजनेस टारगेट उस पर्टिकुलर पर्सन के पास एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। वहीं बात करें अगर रिपोर्टिंग लाइन की, तो जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट है, ही और शी विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द ऑडिट कमिटी बोर्ड या फिर होल टाइम डायरेक्टर को। फॉरेन ब्रांचेस में दे विल रिपोर्ट टू द हेड ऑफिस इंटरनली। ठीक है, और इनका बिजनेस यूनिट के साथ, इनका बैंकिंग ब्रांच के साथ कोई भी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं किया जाना चाहिए। डायरेक्टली दे विल रिपोर्ट टू द अकाउंट ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड। क्लियर? कॉम्पिटेंस की बात करें तो जो भी आपके पास इंटरनल ऑडिटर है उनके पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए, एडिक्वेट एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज एन इंटरनल ऑडिटर। उन्हें बैंकिंग अकाउंटिंग की नॉलेज, आईटी डेटा एनालिटिक्स की नॉलेज और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्किल्स उनके पास होने चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑडिट स्मूथली। वहीं अगर बात करें टेन्योर की, तो 3 इयर्स के लगभग जो है टाइम पीरियड होना चाहिए फॉर HIA, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। उसके बाद उसे चेंज कर दिया जाना चाहिए। और स्टाफ रोटेशन की जहां बात करें तो बोर्ड कहता है कि मिनिमम सर्विस पीरियड के बाद आप स्टाफ को रोटेट करते रहिए ताकि फ्रेशनेस आती रहे, ताकि नए लोग ऑडिटिंग में इन्वॉल्व होते रहे और बायसनेस का जो फैक्टर है वो एलिमिनेट किया जा सके। रेम्यूनरेशन में रेम्यूनरेशन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज ना हो। कोर इंटरनल ऑडिट फंक्शन को आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टिल जरूरत पड़ रही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्पेशलिस्ट को हायर कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी बोर्ड। और डॉक्यूमेंटेशन में रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑडिट क्राइटेरिया, ऑडिट प्रिंसिपल्स का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और बिजनेस में जो आपके बैंकिंग में मोस्ट रिस्की जो प्रोफाइल्स हैं उनको अलाइन किया जाना चाहिए, यानी मोस्ट रिस्की प्रोफाइल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए इन द केस ऑफ इंटरनल ऑडिट। नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की। तो देखिए जैसे जैसे बैंकिंग इवॉल्व होती जा रही है, बैंकिंग में अब ट्रांजैक्शंस हैंड रिटन कम और कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा है ना। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैंक अब सेंट्रली जो हमारा कोर बैंकिंग सिस्टम है, सर्वर्स, डेटाबेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इनके बेसिस पर रन कर रहा है ना। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बिकॉज हमें ये देखना है इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में कि क्या जो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो हमारी एसेट्स को सेफ गार्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो हमारी एसेट्स को जो कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर डेटा जो है उसे प्रॉपरली सेफ गार्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और साथ ही साथ जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है हमारा उसका एफिशिएंट यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट होगा वहां पर देखा जाएगा कि जो भी हमारी आईटी एक्टिविटीज हैं उनकी इफेक्टिव प्लानिंग की जा रही है नहीं की जा रही है, उनकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है नहीं की जा रही है, कितने हमारे इंटरनल कंट्रोल और ऑपरेटिंग प्रोसेसेस एडिक्वेट लेवल पर जो है रन कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आईटी पॉलिसीज से रिलेटेड कंप्लायंस है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इट विल चेक कि बैंक की टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो है वो सिक्योर, रिलायबल, कंप्लायंट है भी है या नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वहीं आईएएस ऑडिट से रिलेटेड जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक जो है उन्हें एक आईएएस ऑडिट टीम सेपरेट बनानी पड़ेगी। ऐसे लोगों की टीम होनी चाहिए जिनके पास आईटी का एक्सपीरियंस प्रॉपर हो। आईएएस ऑडिट जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर होने चाहिए, वहां पर भी रिस्क बेस्ड अप्रोच को फोकस किया जाएगा, यानी रिस्की एरियाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आईएएस ऑडिट है, क्योंकि जो हमारा सेंट्रलाइज कोर बैंकिंग सिस्टम हो गया है, कोर बैंकिंग सिस्टम की वजह से आईएएस ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। देन कम्स कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। हमने बहुत स्टार्टिंग में जहाँ पे हमने अभी ऑडिट के बारे में समझा था वहाँ पर भी हमने इसके बारे में बात की थी। तो देखिए कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स क्या है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स ये कह रही हैं कि देखिए एक बैंक के अंदर ना लाखों ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं एक दिन में, है ना। तो ऑडिटर के लिए उन सभी ट्रांजेक्शन्स को मैनुअली चेक करना इज
अ बिट डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल यू कैन से। सो इसलिए ऑडिटर्स जो है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, सो दैट जो आपके पास ट्रांजेक्शन्स है उनकी एक्यूरेसी को जज किया जा सके। और साथ ही साथ जो हमारा ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, SIA 14 इस्टेब्लिश किया, जिसमें उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हैं कि किस तरीके से इंटरनल ऑडिट जो है वो किया जाएगा इन केस ऑफ IT इन्वायरमेंट, की IT इन्वायरमेंट में इंटरनल ऑडिट किस तरीके से कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लीकेजेस की डिटेक्शन, ट्रेजरी फंक्शंस, कस्टमर ट्रांजेक्शन्स की मॉनिटरिंग, कंप्लायंस टेस्ट, सैम्पल बेसिस पर ऑडिट टेस्टिंग की जाती है, एंट्रीज को रिकैलकुलेट किया जाता है टू अवॉइड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट मींस जो कि आपको लॉ की तरफ से ऑडिट कंपलसरी है, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जिस ऑडिट की बात करता है, मैंडेटरी ऑडिट की बात करता है, दैट इज द स्टैट्यूटरी ऑडिट, जहां पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक की चेक की जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जहां पर चेक की जाएगी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट बैंक की छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं करेगा, सिंगल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को चेक नहीं करेगा। स्टैट्यूटरी ऑडिट विल रिलाई ऑन द कॉन्करेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। जो भी आपकी कॉन्करेंट ऑडिट की रिपोर्ट है और इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के ऊपर स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलाई यूजुअली करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट किन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, PSL कंप्लायंस है या नहीं है, लोन्स एडवांसेस को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है, CRR SLR को लेकर क्या सिनेरियो चल रहा है, और साथ ही साथ RBI गाइडलाइंस के हिसाब से या जो सर्कुलर्स आ रहे हैं टाइम के हिसाब से, उन सर्कुलर्स के साथ कंप्लायंस बैंक की किस लेवल पर एग्जिस्ट करती है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कर रहा है, RBI एक पैनल बनाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो कि स्टैट्यूटरी ऑडिट के का फंक्शन परफॉर्म करेगा, और जो भी इंस्टीट्यूट से डेटा मिलेगा या फिर जो हमारे पास कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG से जो डेटा मिलेगा, उन्हीं डेटा के बेस पर स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ऑडिटर्स AGM में शेयर होल्डर्स डिसाइड करते हैं दैट हु विल बी द ऑडिटर, वेयर एज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कौन कौन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होंगे। टाइप्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट की कुछ टाइप्स हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट पहली, जिसमें जो 700 ऐसे जो हमारा 700, 705 और 706 के हिसाब से इशू की जाती है। फिर एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होती है जो कि RBI गाइडलाइंस के हिसाब से इशू की जाती है, और एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इशू की जाती है। तो एक ऑडिटर इन तीनों रिपोर्ट्स को टाइम के हिसाब से जब वो ऑडिट कर लेता है, तो ऑडिट करने के बाद इन तीनों रिपोर्ट्स को वो इशू करता है। कुछ और ऑडिट के टाइप्स हैं जो कि स्पेसिफिक टू देयर नीड्स हैं, जैसे रेवेन्यू ऑडिट, इसको इनकम एक्सपेंडिचर ऑडिट भी कहते हैं। बहुत बड़ी ब्रांचेस में रेवेन्यू ऑडिट कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर रेवेन्यू से रिलेटेड ऑडिटिंग की जाती है, इंटरेस्ट या जो बाकी चार्जेस हैं उनसे रिलेटेड ऑडिटिंग की जाती है, एज द नेम इज सजेस्टिंग। देन स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट, तो स्टॉक और बुक जो डेट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को चेक किया जाता है अंडर द स्टॉक एंड रिसीवेबल ऑडिट। सिर्फ लार्ज बोरोवर अकाउंट्स जो हैं वहीं पर ही स्टॉक रिसीवेबल ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है, हर पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर स्टॉक रिसीवेबल ऑडिट कंडक्ट नहीं होता। फिर बात करें फोरेंसिक ऑडिट की, थोड़ा सा एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑडिट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑडिट आप इसे कह सकते हैं। फोरेंसिक ऑडिट जो है वो कोर्ट एविडेंसेस के लिए यूज किया जाता है, कि जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रोवाइड की जाएगी, तो उसको लेकर जो भी फ्रॉड्स वगैरह की आइडेंटिफिकेशन है वो फोरेंसिक ऑडिट में की जाती है। देन इज मैनेजमेंट ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट की जो भी मेथड, जो भी पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं उनकी जब चेकिंग होगी, उनकी जब ऑडिटिंग होगी, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। देखा जाता है कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी लेवल कितना है, क्या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है वो साउंड लेवल पर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और साथ ही साथ टैक्स ऑडिट में एनालिसिस होगा आपकी टैक्स रिटर्न्स का, ताकि पता चल सके कि जो आपने टैक्स कैलकुलेशन किया है या जो आपने टैक्स पेमेंट किया है वो टैक्स पेमेंट वैलिड भी थी या नहीं थी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो हैं वो टैक्सेशन और GST के प्रोविजंस के साथ डील करते हैं अंडर टैक्स ऑडिट। क्वेश्चंस कर लेते हैं आज वाले टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। दिस क्वेश्चन इज
from your previous year questions November 2023. क्वेश्चन है to bring uniformity in approach followed by the banks as also to align the expectation on the internal audit functions with the best practices, RBI has issued instructions to the bank. Which of the following statements are correct about this instruction? तो internal audit को लेकर जो भी RBI ने guidelines दी हैं, कौन सी statement उन guidelines को लेकर correct है? The head of internal audit should be the senior executive of the bank. This is absolutely correct. Then the board of directors should prescribe a minimum period for service of staff in the internal audit function. Head of internal audit shall be appointed for a reasonably long period. Minimum 3 years जो है वो head of internal audit जो है वो exist करना चाहिए. और जो audit committee है that must to meet the head of the internal audit twice a year. ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है वो इस केस में राइट आंसर होगा. तो देखिए गाइडलाइंस पर क्वेश्चन आया हुआ है, सो यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ द गाइडलाइंस एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लेक्चर टुडे. क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिट टाइप को उसके पर्पस के साथ मैच करना है. कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी, इंटरनल और आरबीआई इंस्पेक्शन. तो कॉन्करेंट ऑडिट जो है रियल टाइम ट्रांजैक्शन चेकिंग कर रहा है, इट मैचेस विद 2. स्टैट्यूटरी ऑडिट एक एनुअल सर्टिफिकेशन है, इट मैचेस विद 1. इंटरनल ऑडिट रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन है, एंड आरबीआई इंस्पेक्शन रेगुलेटरी सुपरविजन है. तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एडुटैब ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं. आई विल गिव यू क्विक वॉक थ्रू ऑफ दोज कोर्सेज. फॉर दैट यू हैव टू विजिट योर ब्राउजर एंड सर्च फॉर edutab.co.in. कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे एंड यू विल फाइंड ऑल द कोर्सेज एज ऑफर्ड बाय द एडुटैब फॉर जैब. लाइव क्रैश कोर्स जहां पर आप 60 कंसेप्ट क्लासेस में अपने कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं यूजिंग बाय इंटरैक्टिंग विद टीचर्स ऑन द लाइव बेसिस. इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और मेंटर टॉक. वीकली बेसिस मेंटर टॉक भी आपको लाइव क्रैश कोर्स के अंदर अवेलेबल होगी. देन कम्स द मास्टर कोर्स, द फुल पैकेज कोर्स, जहां पर आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी वेयर यू कैन कंप्लीटली प्रिपेयर योर सब्जेक्ट. साथ ही साथ लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे. मास्टर कोर्स में आप सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं, और वहीं पर अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है बट यू वांट टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज ओनली, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एडुटैब ने जैब के इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं. आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल कर उस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी मास्टरी कर सकते हैं. जब भी आप इन कोर्सेज के लिए खुद को एनरोल करेंगे तो उस टाइम का प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए. आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, डू राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Also, if you have any kind of doubt or query, you can call us or even email us at hello@edutab.co.in. मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो के सेशन में. पढ़ाई जहां रुकती नहीं, साथ चलती है.